एक बार फिर से आपसे भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। कल मैंने आपको इसका वीडियो डाला था, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक हो जाने के कारण ये वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपको प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर जिन भी भाई बहन ने कल वीडियो देखा तो उसमें एक आध दो मिस्टेक हो गई थी किसी कारणवश, तो इस वीडियो में कुछ सुधारा गया है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा और गलतियाँ सुधार लीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं यूनिट 7 की। इसके पहले भी मैंने यूनिट 6 तक पूरा अपलोड कर दिया है, ठीक है। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको प्रश्नों को उत्तर बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन जल्दी करेंगे। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, पहला क्वेश्चन है आपका कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का मापन, ठीक है। पहला हो गया मूल्य का मापन। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का केंद्रीय बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। थर्ड आता है 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है, तो भारत सरकार है, ठीक है। आप याद रखें कि 1 रुपये का नोट भारत सरकार निर्गमित करता है। चौथा क्वेश्चन आता है जनता का बैंक कौन सा होता है, तो व्यापारिक बैंक जनता का बैंक होता है, ठीक है ना। व्यापारिक बैंक आपका जनता का बैंक होता है। व्यावसायिक बैंक, तो इसमें हो जाएगा जो व्यावसायिक बैंक होते हैं तो वे क्या करते हैं, ग्राहकों का जमा स्वीकार करते हैं, ग्राहकों को ऋण देते हैं। तो बा एवं सा दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा बा एवं सा दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है मुद्रा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर, यहाँ क्या बनेंगे आप, चारों ओर, ठीक है ना, चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य, तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य में हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा विनिमय, विनिमय का माध्यम एवं, फिर क्या दिया है आपको यहाँ पे दिया है एवं, तो यहाँ लिखेंगे आप मूल्य का मापन, ठीक है। लिखेंगे आप मूल्य का मापन, ठीक है ना। मुद्रा का प्राथमिक कार्य तो हो जाएगा विनिमय का माध्यम एवं मूल्य का मापन दोनों हैं। तीसरा है ट्रस्टी की भूमिका निभाना है बैंक का अन्य कार्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रस्टी की भूमिका निभाना बैंक का अन्य कार्य है, ठीक है। चौथा आता है बैंक का नोट निगमन पर एकाधिकार है, तो यहाँ पे जाएगा केंद्रीय बैंक का, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, केंद्रीय बैंक का आ जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का बैंक कहलाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है यहाँ पे, केंद्रीय बैंक आ जाएगा। अब सत्य आते हैं। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, तो ये आपका सत्य है, सब जानते हैं। हम केंद्रीय बैंक को क्या कहते हैं, बैंकों को बैंक कहते हैं। तो पहला हो गया सत्य। केंद्रीय बैंक भारत सरकार को ऋण प्रदान करता है, सत्य है। व्यापारिक बैंक शाखा से करते हैं, सत्य है। मुद्रा का अच्छे स्वामी, सत्य है। व्यापारिक बैंक के पास यहाँ तो ये भी सत्य है ना, ये पाँचों से क्या है, सत्य है, ठीक है। पाँचों आपके क्या हैं, सॉरी इसमें आपका पचमा क्या है, असत्य, सॉरी है ना। व्यापारिक बैंक के पास प्राथमिक जमाएं नहीं होती है, असत्य है, ठीक है ना। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य और पचमा क्या है आपका, असत्य है, ठीक है ना। पचमा नंबर आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसके पास प्राथमिक जमाएं होती हैं तो इसमें लिखा नहीं होती, तो असत्य है, ठीक है ना। चलिए आते हैं जोड़ी पे आ जाते हैं। जमा स्वीकार करना तो हो जाएगा आपका व्यापारिक बैंक, ठीक है ना। जमा स्वीकार करना तो व्यापारिक बैंक सही हो जाएगा इसका, ठीक है। जनता का बैंक, इसमें भी आपका व्यापारिक बैंक आएगा। सरकार का बैंक आरबीआई। मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का मापन। प्राचीन भारत सिक्कों को दाम कहा जाता था, ठीक है ना। ये आपका जोड़ी भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूनिट 9 की। 8 तो आपका हट चुका है, तो यूनिट 9 में आते हैं। तो पहला है आपका राजस्व बजट में शामिल हैं, राजस्व बजट में शामिल हैं, तो इसका हो जाएगा उत्तर नंबर द, क्योंकि आपका राजस्व की प्राप्तियां भी हैं
और सरकार का राजस्व ब्याज भी है, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका आबा दोनों, ठीक है ना। पहले एक हो गया द नंबर आबा दोनों, ठीक है। पहले में आप इसको सही कर लेंगे। दूसरा है सरकार द्वारा उधार लेना है, तो हो जाएगा आपका पूंजीगत प्राप्ति। दूसरा क्या हो जाएगा आपका पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगा। सॉरी दूसरा नंबर थे, सॉरी इस पे तीसरा कर दिया मैं, दूसरा है ना। सरकार द्वारा उधार लेना है तो पूंजीगत प्राप्ति, आप सुधार लीजिए इसको थोड़ा सा, डिस्टर्ब हो रहा है। पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है ना। सरकार द्वारा उधार लेना है तो दूसरे का हो जाएगा पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। वे राजस्व प्राप्तियां जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती हैं, तो गैर कर प्राप्तियां, ठीक है ना। गैर कर प्राप्तियां हो जाएगा इसमें, ठीक है। दूसरे में क्या होगा आपका पूंजीगत, पहले देखिए पहले में हो गया आपका दोनों आबा, दूसरे में हो गया पूंजीगत प्राप्ति और तीसरे में हो गया गैर कर प्राप्तियां। अब चौथे में आते हैं। उस कर को क्या कहा जाता है जिसके भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, तो प्रत्यक्ष कर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। फिर बजट को अधिक का बजट कब कहा जाता है, तो अनुमानित प्राप्तियां मतलब हो जाएगा अनुमानित व्यय से ज़्यादा होती, ठीक है ना। जब अनुमानित प्राप्तियां अनुमानित व्यय से ज़्यादा होती हैं तो बजट को हम अधिक का बजट कहते हैं। तो इसका सा नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं खाली स्थान पे। संपदा कर एक प्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। संपदा कर क्या है आपका प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, प्रत्यक्ष, ठीक है। ऋण पर ब्याज मिलना एक गैर कर प्राप्ति है, ठीक है ना। ऋण पर ब्याज मिलना एक गैर कर प्राप्ति है, ठीक है। फिर आता तीसरा आ जाएगा पूंजीगत व्यय अवधि के लिए होते हैं दीर्घ, है ना, लंबे समय के लिए दीर्घ अवधि के लिए होती है, ठीक है ना। यहाँ तीसरा क्या हो जाएगा आपका दीर्घ अवधि हो जाएगा, दीर्घ अवधि। चौथा अनुमानित व्यय बराबर अनुमानित आगम। चौथे में क्या हो जाएगा अनुमानित व्यय बराबर अनुमानित आगम, अनुमानित आगम, ठीक है ना। अनुमानित आगम हो जाएगा, ठीक है ना, अनुमानित आगम। घाटे का बजट बराबर अनुमानित आय माइनस अनुमानित व्यय हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। तो जोड़ी में आपका हो जाएगा वृद्धावस्था पेंशन भुगतान, तो हो जाएगा आपका योजना व्यय, ठीक है। पूंजीगत व्यय तो आपको हो जाएगा अंश पत्रों में विनियोग। कर राजस्व प्राप्ति। उधार लेना पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है। कानून एवं व्यवस्था गैर विकासी व्यय। अब आगे बढ़ते हैं अगले सत्य की ओर। तो ऋण की वसूली पूंजीगत प्राप्ति होती है, तो पहला आपका हो जाएगा सत्य। भारत में सरकारी बजट केवल केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा आपका हो जाएगा असत्य। थर्ड है बजट सरकार की आय तथा व्यय का वितरण होता है। थर्ड है आपका बजट सरकार की आय तथा व्यय का वितरण होता है, तो ये हो गया आपका सत्य। चौथा है राजस्व प्राप्तियों में कर प्राप्तियां तथा गैर कर प्राप्तियां दोनों को शामिल किया जाता है, तो ये भी आपका चौथा भी सत्य है। पांचवा है सरकार की अनुमानित आय अधिक होगी, सरकार के अनुमानित व्यय होने पर अधिक का बजट होता, सत्य है, ठीक है ना। दूसरा सिर्फ आपका असत्य है, दूसरा आपका असत्य है, बाकी सब क्या है इसके सत्य हैं। अब बात करते हैं 10वीं यूनिट की। पहला है विदेशी विनिमय दर किसी मुद्रा की कीमत को व्यक्त करती है अन्य मुद्रा के रूप में, सा नंबर से हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है दूसरा सरकार द्वारा निर्धारित विनिमय दर को कहा जाता है, तो स्थिर विनिमय दर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका स्थिर विनिमय दर। थर्ड नंबर है आपका भुगतान संतुलन में शामिल होते हैं,
भुगतान संतुलन में शामिल होते हैं। तो दृश्य एवं अदृश्य मदे दोनों, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका दृश्य एवं अदृश्य मदे दोनों। चौथा है चालू खाते की मद है तो ब्याज एवं लाभांश, ठीक है ना, ब्याज एवं लाभांश। फिर है नई व्यापार नीति की घोषणा की गई, तो यहाँ हमारा मिस्टेक हो गया था तो मेरे दिमाग पे था यहाँ पे आर्थिक नीति, तो यहाँ पे व्यापार नीति है, तो ये आपका 2021 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने यहाँ पे कमेंट किया था और उसने यहाँ पे भी कमेंट किया चालू खाते की मद है, तो बेटा देखो यहाँ बैंकिंग नहीं होगा, आपका ब्याज एवं लाभांश ही होगा, ठीक है ना। और इसमें हो जाएगा आपका बेटा 2021 है ना। व्यापार नीति है, आर्थिक नीति नहीं है, ठीक है ना, व्यापार नीति है। आर्थिक नीति 1991 है, व्यापार नीति 2021, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संतुलन में दृश्य में दोनों शामिल की जाती हैं, तो भुगतान संतुलन पहले में क्या भर देंगे आप, भुगतान संतुलन, ठीक है ना, भुगतान संतुलन, ठीक है। फिर दूसरा है व्यापार को उद्देश्य लाभ कमाना होता है, दूसरे में क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका लाभ हो जाएगा, दूसरे में लाभ भर देंगे। तीसरा है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा से घटा दिया जाता है तो वह अवमूल्यन कहलाता है, क्या कहलाता है आपका अवमूल्यन, ठीक है ना, अवमूल्यन, ठीक है। चौथा देखते हैं व्यापार विभिन्न देशों के संकट के समय सहायक है विदेशी व्यापार, ठीक है ना, चौथा क्या हो जाएगा विदेशी, ठीक है, विदेशी व्यापार, ठीक है। पांचवा आता है विनिमय दर प्रणाली में किसी भी मौद्रिक सत्ता सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, लोचपूर्ण, इसमें क्या आ जाएगा आपका लोचपूर्ण आ जाएगा। अब सत्य आते हैं, तो भुगतान संतुलन खाता अर्थव्यवस्था की विनिमय विकास क्षमता को प्रतिबिंबित करता है, सत्य है, पहला आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है व्यापार संतुलन किसी देश की सेवाओं के निर्यात तथा आयात के बीच में अंतर है, तो ये आपका असत्य है, ठीक है, दूसरा क्या है आपका असत्य है। तीसरा है नई व्यापार नीति की घोषणा 1991 में की गई, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चौथा आपका है व्यापार संतुलन सदैव संतुलित रहता है, असत्य है। और आपका पांचवा नंबर है भुगतान संतुलन में केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, ये भी आपका असत्य है, ठीक है ना। तो आप इसको दूसरा नंबर देख लीजिएगा, जो आपका है व्यापार संतुलन किसी देश की सेवाओं निर्यात तथा, मेरे ख्याल से सत्य होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो आपका व्यापार संतुलन होता है निर्यात और आयात के बीच का अंतर होता है, ठीक है ना। तो इसको आप कंफर्म कर लीजिए दूसरा नंबर, ठीक है ना। इसको आप मैंने भी असत्य बोला था तो आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा है ना, अपने टीचर से इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से सत्य है, ठीक है ना। बाकी आप इसे कंफर्म कर लें, मेरे ख्याल से सत्य है, दूसरा नंबर क्या है मेरे ख्याल सत्य है, बाकी अपने टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक व्यापार, तो इसका हो जाएगा एक देश की सीमा के अंदर ना, भुगतान संतुलन सदैव रहता है संतुलित, ठीक है। विदेशी व्यापार ऐसे देशों के बीच अवमूल्यन, देश के मतलब कम, चालू खाते की मदें, आयात निर्यात, ठीक है ना। इस तरह से मैंने इसको बता दिया है। यूनिट 7 के मैं आपको प्रश्नों का उत्तर बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन था आपका कि मुद्रा का अर्थ समझाइए, ठीक है ना। तो इसका उत्तर रहा आपके सामने, ये रहा उत्तर। प्रोफेसर हार्टले विदर्श के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है, ठीक है। मुद्रा परिभाषा बहुत व्यापक है, इसमें वह सभी धातुएं जो मुद्रा के कार्य को संपन्न करती हैं मुद्रा में शामिल की जा सकती हैं, ठीक है। धातु सिक्के, नोट, हुंडियाँ, विनिमय पत्र आदि मुद्रा में शामिल होंगे। और कुछ अर्थशास्त्री इस परिभाषा से सहमत नहीं थे, तो आगे देखते हैं। अभी आप इसको उत्तर नोट डाउन कर लीजिए। फिर प्रोफेसर रॉबर्ट्सन के शब्दों में मैं अगले वीडियो में सब चीज़ समझाऊंगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसका उत्तर रहा वस्तु में ना, आप जल्दी से वीडियो रोकेंगे और इसको लिख लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। आप वीडियो रोकिए और इसको लिखिए। थर्ड था मुद्रा की माँ किसे कहते हैं।
थर्ड का उत्तर हो गया। आप वीडियो रोक के आराम से जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ठीक है ना। मुद्रा की पूर्ति किसे कहते हैं, चौथा हो गया आपका। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। आप वीडियो रोकें और लिखें इसको। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा, और आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ भी मैं आपसे लाइव बातें कर सकता हूँ इंस्टाग्राम पे। वहाँ लाइव आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया था सर आंसर प्रोवाइड कराइए, तो कल तक मैं आपको इसके पूरे आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। हो सकता है मैं आज ही करा दूँ रात में, इसलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अब आता है मुद्रा के कार्य लिखिए, ठीक है। मुद्रा के आपको 4 कार्य लिखना है। ये रहा आपके मुद्रा कार्य। तो पहला कार्य है विनिमय का माध्यम, दूसरा है मूल का संचय, राष्ट्रीय आय का मापन, विपणन का वाहक। पहला हो गया आपका विनिमय का माध्यम, ठीक है ना। पहला हो गया विनिमय का माध्यम, हो गया माध्यम विनिमय का। दूसरा हो गया आपका मूल का संचय। आप वीडियो रोकिए, आराम से लिखें इसको, ठीक है। थर्ड में आते हैं राष्ट्रीय आय का मापन। निर्णय का वाहक है, ठीक है ना, चौथा आपका निर्णय का वाहक। मुद्रा का महत्व बतलाइए। तो पहला उपभोग क्षेत्र, दूसरा उत्पादक क्षेत्र, तीसरा विनिमय क्षेत्र, चौथा हो जाएगा वितरण क्षेत्र ना। 4 महत्व तो इसके अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 4 नंबर पे आएगा। तो ये रहा आपका पहला पॉइंट। आप वीडियो रोक के जल्दी लिखें, और आप अपनी पढ़ाई निरंतर रूप से जारी रखें, ठीक है ना। ये मत सोचें कि लॉकडाउन हो जाएगा तो पेपर नहीं होगा, पेपर आपका ज़रूर होगा। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। दूसरा हो गया आपका पहला था आपका, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, है ना। चौथा हो गया आपका वितरण क्षेत्र, है ना। यानी थोड़ा मैं बोल देता हूँ। तो वस्तुओं का उत्पादन कर लेने के पश्चात भूमि का लगान, पूंजी का ब्याज, श्रमिक की मजदूरी, संगठन का वेतन तथा साहसी के लाभ का निर्धारण तथा वितरण करना आवश्यक होता है। फिर आता है आपका कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ लिखिए, ठीक है ना। तो दोहरे संयोग का अभाव, विभाजकता का अभाव, सर्वमान मापक का अभाव, भावी भुगतानों में कठिनाई, ठीक है ना। ये आप इसको लिखिए जल्दी जल्दी, है ना। वीडियो रोक के आराम से लिख लीजिएगा। मैं आपको 2 दिन के अंदर, कल कंफर्म मैं आपको पूरा सोल्यूशन इकोनॉमिक्स का दे दूंगा, है ना। एक एक क्वेश्चन कल आपको मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, आप परेशान ना होइए, ठीक है। तीसरा है सर्वमान मापक का अभाव। फिर भावी भुगतान में कठिनाई, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य लिखिए, अगला क्वेश्चन है आपका। तो इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन रहा तो पहला हो जाएगा मुद्रा एवं साख नीति में समन्वय, रुपए में आंतरिक एवं बाह्य मूल्य में स्थिरता, बैंकों के नगद कोषों का केंद्रीकरण, बैंकिंग का समुचित विकास, ठीक है ना। पहला पॉइंट रहा आपका, यहाँ पे साख लिखा, ठीक है ना। ये आपका साख लिखा हुआ, साख।
ये आपका दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर हो गया। फिर आपका ये चौथा हो गया। ठीक है, बैंकिंग का समुचित विकास। जो पांचवा है भारतीय रिजर्व बैंक के निवित्त कार्यों को लिखिए। तो ऋण तथा अग्रिम प्रदान करना, ये सब आपके कार्य दिए गए हैं। आप जल्दी से वीडियो रोकें और इसको नोट डाउन करते जाएं। ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन मैं बहुत जल्द आपको अगले वीडियो पे दे रहा हूँ, तो थोड़ा वेट करें। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो पे।